आज के क्वेश्चनों में कैपिटल गेन ही चलेगा। देखिए कैपिटल गेन के रेगुलर क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब सारे छोटे छोटे क्वेश्चन वो आएंगे जिसके अंदर कुछ नया नियम है या कुछ अलग नियम है और वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन आएंगे। पहला, मिस्टर बी ने 20 जुलाई 2018 को अपने व्यापार की गुडविल जिसके वो एकमात्र स्वामी थे उसे 342 में बेच दिया। उन्होंने इस व्यवसाय की ख्याति के लिए 30,000 का भुगतान करके 1998 में खरीदा था। 1 अप्रैल 2001 को इस व्यवसाय की ख्याति का उचित बाजार मूल्य 40,000 था। कैपिटल गेन की गणना कीजिए। देखिए एक ही बात, आपने कुछ बेचा तो क्वेश्चन में पता होना चाहिए आपने क्या बेचा। तो आपने बेटा गुडविल बेचा, ठीक है, गुडविल बेचा ये लिखा मैंने, और इसे आपने कभी ना कभी खरीदा था। अब जो बेचने का प्राइस है वो है 3,42,000, ये आप लिख दीजिए यहाँ पे सेल कंसिडरेशन। और हमें पता है कि कॉस्ट का अपन इंडेक्सेशन करते हैं, लेकिन जो बात एक आपको और पता है वो ये है कि हम कॉस्ट भी ले सकते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू का चुनाव भी कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर्टी को 2001 से पहले ख़रीदा है तो हम कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। यानी हम इस कॉस्ट को ले सकते हैं यानी 30,000 रुपये, या हम इस 40,000 को ले सकते हैं। अब ये जनरल नियम है, इस क्वेश्चन में आप इन दोनों में से फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन में आपको 30,000 को ही लेना पड़ेगा। तो ये 30,000 लिखा। आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स, आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब है जब आपने प्रॉपर्टी को बेचा 18-19 में, तो 18-19 का इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको याद रख के जाना है, एंड दैट इज़ 280। और जो सबसे पहला इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 100 ही था। जो 01-02 का इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो भी 100 ही था, ठीक है। और इससे पहले कोई ईयर है तो उसका भी 100 ही मानते हैं। तो 30,000 इंटू 280/100 ये आया है आपका 84,000। इनकम टैक्स की भाषा में जो 30,000 की प्रेजेंट कॉस्ट थी उसकी आज की कॉस्ट है 84,000, और आपने जो गैप कमाया है वो है 258,000, ठीक है। 2-3 बातें समझने की है। आपने गुडविल बेची है, लेकिन बिजनेस की गुडविल को बेचा है जो कि एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल एसेट्स में फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन नहीं ले सकते। ये नीचे भी लिखा है, इंटेंजिबल एसेट्स की दशा में फेयर मार्केट वैल्यू को आप अपनी कॉस्ट नहीं मान सकते। इस क्वेश्चन का आंसर 258,000 रहेगा। ओके, कैपिटल गेन के क्वेश्चन अपन अभी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिस्टर सी ने 1 अगस्त 2006 से अजमेर में चार्टर्ड अकाउंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना कार्य एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्स को 25 अगस्त को ट्रांसफ़र कर दिया और गुडविल के रूप में 4 लाख प्राप्त किए। कैपिटल गेन की गणना कीजिए। मसला क्या है, एक व्यक्ति था सी उसका नाम है, बाय प्रोफेशन वो सीए था। अब उसने क्या किया, ऑफिस क्लोज कर दिया। ऑफिस क्लोज कर दिया तो अपने जितने भी क्लाइंट थे उसकी जो भी फाइलें थी वो सब इसने अपने कॉम्पिटिटर या अपने पड़ोसी को दे दी और 4 लाख रुपए मिले। मज़ा आ गया, 4 लाख का फ़ायदा है। आप यही सोचेंगे कि बिज़नेस बंद करते करते इसने अपने सारे ग्राहकों के नाम किसी और को दे दिए और 4 लाख रुपए मिले, ये कैपिटल गेन है। ऐसा आप इसलिए सोचेंगे क्योंकि कॉस्ट है 0। सोच वैसे आप सही रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नो कैपिटल गेन। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं जवाब दूंगा नो कैपिटल एसेट्स नो कैपिटल गेन। किसका मतलब ये कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल 2 तरह की होती है। ये लिखा मैंने गुडविल, एक तरफ तो लिखा मैंने बिजनेस की गुडविल, जो पिछला क्वेश्चन था वो था बिजनेस की गुडविल, और एक होती है प्रोफेशन की गुडविल। अगर आपकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है तो यू आर डूइंग बिजनेस, और अगर आपका कोई ऑफिस है यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यू आर ए डिग्री होल्डर, दैट मीन्स यू आर ए प्रोफेशनल। तो अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता है, पैसे लेता है, दैट मीन्स ही इज सेलिंग प्रोफेशनल गुडविल, एंड द रूल इज कि प्रोफेशनल गुडविल कैपिटल असेट नहीं होता। मैं नियम पढ़ता हूँ, गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट अ कैपिटल एसेट, सो नो कैपिटल गेन विल अराइज। हिंदी में समझे, पेशे की ख्याति पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती, अतः उसके हस्तांतरण से हुए लाभ हानि पर विचार नहीं किया जाएगा।
सरल शब्दों में इसने 4 लाख कमाया है, लेकिन इस 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, हो गया है खत्म। एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन। इसमें लिखा है मिस्टर डी एक व्यापारी हैं। 1 सितंबर 2008 को उन्होंने अपनी एक असेट को अपने व्यवसाय के स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इनके पास एक असेट थी, मान लो प्रॉपर्टी थी, और उन्होंने उसे अपना स्टॉक मान लिया। कैसे मान लिया? इन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी को उन्होंने डायरेक्ट नहीं बेचा, बट इन्होंने प्रॉपर्टी को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या होता है, जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन इसका मूल्य बाजार में 4 लाख था, हालांकि इन्होंने बुक्स में इसे 6 लाख में अकाउंटिंग किया। इस कैपिटल एसेट्स को उन्होंने 2003 में 60,000 में खरीदा था। उन्होंने सितंबर 18 को इसे 5,80,000 में बेच दिया। एक्चुअली आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में 3 स्टेप में काम हो रहा है। वैसे कैसे होता है? 2 स्टेप में। वैसे होता है, एक होता है खरीदा, एक होता है बेचा। इसमें एक खास बात क्या है, कन्वर्ट, कि इन्होंने इस अपनी प्रॉपर्टी को स्टॉक में कन्वर्ट किया। तो ये जो कन्वर्जन है ना, इसे इनकम टैक्स की नज़र में ट्रांसफ़र माना जाता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जिस दिन आपने कन्वर्जन किया था उसी दिन आपने ट्रांसफ़र कर दिया था। इसकी सेल भले रियल में आज हुई हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये ट्रांसफ़र कब का ही हो चुका। इसीलिए अब आप इस बात को पकड़ के लो, जिस दिन कन्वर्जन हुआ उसी दिन सेल हो चुका था, तो उस दिन इसका मूल्य था 4 लाख। तो ये जो 4 लाख है ना, इसे सेलिंग प्राइस मानेंगे। अब आपको इसमें घनघोर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर सेलिंग प्राइस तो 580 है। तुम क्या कर रहे हो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस को देख रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कन्वर्जन के दिन को ही जो प्राइस रहा होगा उसे ले लेगा, और वो मूल्य था 4 लाख। उसके अलावा आप जानते हैं अपन अपनी कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट तो इसकी 60,000 है। अच्छा, वैसे अपनी आदत क्या पड़ी हुई है कि यहाँ पे अपन 280 लेते हैं। 280 मतलब लेटेस्ट इंडेक्स नंबर है, उसे लेते हैं। लेकिन इसमें आपको जो CII रखना है वो रखना है कन्वर्जन ईयर का। अब आपका जो कन्वर्जन ईयर है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को 2008 में कन्वर्ट किया, यानी 8-9 में, तो ऊपर की तरफ आपको 2008-9 का इंडेक्स नंबर रखना है, विच इज़ 137। तो यहाँ पे 137 आएगा। नीचे की तरफ तो एज यूजुअल परचेज ईयर जो होता है, अब आपका जो परचेज ईयर था वो था 2003 का, यानी 3-4 का। तो नीचे की तरफ आपको रखना है 109। तो 2-3 पॉइंट है, मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले आंसर निकाल लेते हैं। 60,000 इंटू 137 अपॉन 109, इट कम्स टू 75,413। तो जो चीज़ 60,000 की थी उसकी प्रेजेंट कॉस्ट 75,413 हुई। 4 लाख में हमने इसे बेचा, तो आपने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है 3,24,587 का। मैं एक बार रूल पढ़ देता हूँ। अगर किसी असेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है तो कन्वर्जन ईयर को ईयर ऑफ ट्रांसफर मानेंगे, तथा उस समय चल रहे फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। मैं पहले ही कह चुका, आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक्सेप्शनल हैं, उसमें हर किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पंगा है, तो वही अपन कर रहे हैं। एक जल्दी से बताता हूँ कि प्रॉपर्टी को स्टॉक मानना, मान लो मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, उसको मैं वैसे भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन मान लो मैंने ज्वेलरी की शॉप खोल दी, तो मतलब मैंने उसे अपना स्टॉक मान लिया। तो जिस दिन स्टॉक माना जाता है उसी दिन ट्रांसफ़र को मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, आ जाएगा। कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे। मिस्टर ई को 10 अक्टूबर 2010 को अपने दादा से एक बिल्डिंग उपहार में मिली। उसके दादा ने इस बिल्डिंग को वर्ष 2007-8 में 2 लाख में प्राप्त किया था। 10 मार्च 2019 को श्री ई एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बने और उन्होंने इस फर्म को अपनी पूंजी के अंशदान के रूप में फर्म को ट्रांसफ़र कर दिया। 10 मार्च को इस भवन का उचित बाजार मूल्य 8 लाख था, परंतु फर्म की पुस्तकों में इसका लेखा 14.5 लाख पे किया गया। कैपिटल गेन की गणना करो। अब अपन पहले देखो हुआ क्या है। स्टोरी यूँ चली है, एक होता है ई, एक होते हैं उसके दादाजी, और ई ने वो प्रॉपर्टी फर्म को दे दी। पहले तो आप ये समझो, ई ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे दी,
क्यों दे देगा? ये इसका पार्टनर बना, पार्टनरशिप में सब लोग पैसा लगाते हैं, तो ई ने कहा मैं बिल्डिंग दे देता हूँ, तो कानूनी तौर पे ये कहा जाएगा कि ई ने अपना प्रॉपर्टी फर्म को ट्रांसफ़र कर दिया। और आप जानते हैं कि जब भी ट्रांसफ़र होगा तो कैपिटल गेन क्रिएट होगा, और कैपिटल गेन में एक होता है बेचने का भाव, एक होता है खरीदने का भाव। तो जो बेचने का भाव है वो हम लेंगे 14.5 लाख, मतलब फर्म जिस वैल्यू पे उसे एंटर करेगी, फर्म ने एक एंट्री करी होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू ईस्ट कैपिटल, जिनको भी अकाउंटेंसी अच्छी आती है फिर बोलता हूँ, बिल्डिंग अकाउंट DR टू ईस्ट कैपिटल, उन्होंने एंट्री 14.5 लाख पे की, यानी फर्म 14.5 लाख पे ले रही है और हम 14.5 लाख में दे रहे हैं, तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट है 0, क्योंकि अपने को तो फ्री में मिली है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि गिफ्टेड एसेट्स के केस में अपन अपनी कॉस्ट 0 नहीं लेते, बल्कि जो पुराने ओनर हैं यानी जो दादाजी हैं उन दादाजी की कॉस्ट लेंगे। तो दादाजी की कॉस्ट है 2 लाख, ऊपर आ जाएगा 280 जो कि ट्रांसफ़र का इन्फ्लेशन इंडेक्स है, और नीचे की तरफ आएगा 7-8 का इंडेक्स नंबर जो कि है 129। आपको गिफ्ट कब मिला ये अब मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? पुराने ओनर की कॉस्ट और पुराने ओनर का वर्ष। 2 लाख इंटू 280 अपॉन 129, 4,34,108 या 9, और 14.5 लाख से इसका गैप देखें तो 10,15,891 नोट। 2 रूल हैं, फर्म जिस वैल्यू पे लेखा करेगी, अकाउंटिंग करेगी, वही असेट का ट्रांसफ़र प्राइस माना जाएगा, ये नियम सीखना है। और गिफ्टेड असेट्स के केस में जो भूतपूर्व स्वामी होते हैं उसकी कॉस्ट को देखा जाता है, ये बात अपनी पहले भी आ रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। एक और क्वेश्चन, मिस्टर एफ ने 20 सितंबर 2018 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 100 रुपये वाले 1000 डिवेंचर 250 रुपये डिवेंचर के हिसाब से बेचे और विक्रय मूल्य पर 2% के बराबर दलाली चुकाई। छोटी क्लासेस में आप पढ़ लेते हैं डिवेंचर क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं। अभी अभी आपने डिवेंचर्स को बेचा है। हमेशा की तरह जब भी आप सेल्स करेंगे उसे ट्रांसफ़र कहा जाएगा, और जो मुनाफा आपने कमाया उसे कैपिटल गेन कहेंगे। आपने डिवेंचर्स को 250 रुपये के हिसाब से बेचा है और यहाँ पे 2.5 लाख रुपया लिखा जाएगा, और आपने सेल करते समय 2% दलाली दी है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र @ 2%, ये हो गया 5,000, 245,000। ब्रोकर को देने के बाद हमारे हाथ में 245,000 आया। अब इस डिवेंचर की जो कॉस्ट है वो है 1,20,000 रुपया। यहाँ मैंने लिखा 1,20,000 रुपया इंटू 280, ये हो गया आज का इंडेक्स नंबर, और 2012-13 का इंडेक्स नंबर अपन यहाँ से ले लेंगे। लेकिन डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। जी हाँ, गज़ब बात है, यहाँ पे इंडेक्स वर्ड को मैंने काट दिया। डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता। आपको जो अपनी बेसिक कॉस्ट है, जो पुरानी कॉस्ट है, उसे ही लेना है। उस कॉस्ट को रिवाइज या प्रेजेंट कॉस्ट में बदलेंगे नहीं। ये जो कॉस्ट 1,20,000 थी वही लेना है, और आपका 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में कॉस्ट का इंडेक्सेशन नहीं करते। तो अपन ने अभी कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें अपन ने एक्सेप्शन देखे। रेगुलर क्वेश्चन में इंडेक्सेशन होता है, बट इस क्वेश्चन में इंडेक्सेशन नहीं होता। ओके, अभी अपन कैपिटल गेन के कुछ एक और रूल्स पे बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने पहला रूल आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू स्टॉक। अगर कोई व्यक्ति के पास कोई असेट्स है और वो इसे स्टॉक में बदलता है तो बदलाव वाले वर्ष को ट्रांसफ़र ईयर माना जाएगा। दैट इज़, अगर आपके पास कोई असेट्स है, पहले आप उसे स्टॉक में कन्वर्ट करोगे और सेल उसे बाद में करोगे, लेकिन जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उसे हम ट्रांसफ़र ईयर मानेंगे, और उस ट्रांसफ़र के दिन की जो मार्केट वैल्यू होगी उसे ही हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। और टैक्स उस वर्ष में नहीं लगेगा, बल्कि जब ऐसे स्टॉक को बेचा जाएगा तब टैक्स लगेगा। हालांकि CII परिवर्तन वाले वर्ष का प्रयोग किया जाएगा।
देखो, पहले आपने कन्वर्ट किया और फिर आपने सेल किया, तो टैक्सेबिलिटी जो है ना वो क्रिएट तो उस वर्ष होगी जिस वर्ष आप सेल करोगे। हालांकि जो ट्रांसफ़र ईयर है ना वो कन्वर्जन के ईयर को माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। एक नियम आप और याद रखना कि जो डिवेंचर और बॉन्ड्स होते हैं उनकी कॉस्ट का इंडेक्सेशन नहीं करते। वैसे तो बॉन्ड्स और डिवेंचर का इंडेक्सेशन नहीं करते हैं, परंतु कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड एक ऐसा इकलौता बॉन्ड है जिसका इंडेक्सेशन किया जाता है। तो एक एक्सेप्शन है कि इस वाले का इंडेक्सेशन करते हैं, वैसे इंडेक्सेशन नहीं होता। अगला रूल आ रहा है आपके सामने। अमूर्त संपत्तियों इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कभी भी 1 अप्रैल 2001 वाला फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन नहीं लिया जा सकता, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, टेनेंसी राइट। अगेन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। वी कैन नॉट टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इन केस ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स। बाकी सब में तो जब भी आप कॉस्ट लेते हैं तो साथ ही साथ फेयर मार्केट वैल्यू को देख लिया करो, अगर प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है तो। लेकिन इस मामले में, इंटेंजिबल एसेट्स के मामले में ऐसा मत करना। ठीक है, उसके बाद और आ रहे हैं नियम। इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट शेयर। यदि हमें बोनस शेयर प्राप्त होते हैं तो उसकी कॉस्ट को 0 माना जाएगा, परंतु अगर बोनस शेयर हमें 1 अप्रैल 2001 से पहले मिल चुके हों तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू को आप ले सकते हैं। यानी बोनस शेयर फ्री में होते हैं, उसकी कॉस्ट हमेशा 0 लेनी है। कभी कभी आप उसकी कॉस्ट के तौर पे फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, सब्जेक्ट टू वो आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हों। नेक्स्ट है, यदि लिस्टेड शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा जाता है तो होने वाला लाभ LTCG के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। तो अगर आपका लिस्टेड शेयर्स हैं और आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा है तो 112(a) के अंतर्गत टैक्स लगेगा। ठीक है। फर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखो, फर्म रिलेटेड प्रॉब्लम 2 तरह के होते हैं। पहला हिस्सा वो होता है कि यदि कोई व्यक्ति है और वो अपनी असेट फर्म को दे दे, कोई व्यक्ति है वो अपनी असेट फर्म को बेच दे, तो फर्म जिस वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करेगी उसे माना जाएगा सेलिंग प्राइस। और कभी कभी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है और फर्म प्रॉपर्टी को दे देती है पार्टनर्स को। उस केस में जो बाजार मूल्य होगा वो सेलिंग प्राइस माना जाएगा। ठीक है, इसमें नियम लिखा हुआ है, आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए।